क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां पर औरतें बच्चों को जन्म नहीं देती। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग इंसानों के मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन को छोड़कर उस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो खुद इंसानों ने बनाई है। यहाँ वो सभी कानून लीगल हैं जो पहले इलीगल हुआ करते थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोगों को बस कुछ सेकंड्स की ताजी सांस लेने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लोग अब सपने नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें सपने आते ही नहीं। आज हम देखने वाले हैं भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों ने नेचर को ही बायकॉट कर दिया है और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी नेचर की कदर नहीं करता और इंसान जितना हो सके पेड़ पौधे और जानवरों से दूर रहते हैं। ये कहानी है दो कपल्स की जिन्हें अपने घर में एक बच्चे की कमी महसूस हो रही थी और वो फैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को पैदा करेंगे। लेकिन उन दोनों में लड़ाई इस बात की थी कि उनका बच्चा नेचुरल तरीके से पैदा होगा या फिर वो उसे एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर पैदा करेंगे। इस पूरी कहानी में आखिर में उनके साथ क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है द पॉड जनरेशन। इस मूवी की शुरुआत में हम एल्वी और रेचल नाम के दो कपल्स को देखते हैं। एल्वी एक बॉटनिस्ट था, यानी वो लोग जो ट्रीज और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और रेचल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली लेडी थी। वो दोनों ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहर में रहते थे जहाँ पर सारे काम रोबोट्स करते थे और इंसान उस पूरे इकोसिस्टम का बस एक छोटा सा पार्ट थे। हम देखते हैं कि रेचल एक ट्रेडमिल पर चलते चलते अपने ऑफिस का काम करती थी क्योंकि उसकी लाइफ इतनी बिजी थी कि वो कभी एक्सरसाइज जैसे कामों को करने के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन रेचल की बॉस उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसके इतने सालों के काम को देखते हुए उन्होंने उसका प्रमोशन करने का फैसला किया है। रेचल बहुत खुश थी कि अब उसे भी टॉप 10 लोगों के जैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे। उसकी बॉस रेचल से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ प्लान किया है, जिसका रेचल जवाब देती है कि नहीं, उसने और उसके हस्बैंड ने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। उसकी बॉस उसे बताती है कि इस प्रमोशन के साथ कंपनी उसे एक आर्टिफिशियल चाइल्ड वर्म ऑफर कर रही है और अगर वो चाहे तो कंपनी उसके बच्चे के लिए जो खर्च आएगा उसकी डाउन पेमेंट करने को तैयार है। रेचल के लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि हर कोई एक आर्टिफिशियल वर्म अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बॉस रेचल का नाम आगे भेज देती है, जिसके बाद शाम को उसे उस कंपनी का फोन आता है जिसने उस पूरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया था। ये एक अपॉइंटमेंट कॉल था। रेचल उन्हें खुद को वेटिंग लिस्ट पर डालने को कहती है क्योंकि वो इतना बड़ा फैसला एल्वी की परमिशन के बिना नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर हम एल्वी को देखते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बता रहा था। एल्वी एक पेड़ का फल तोड़कर उन स्टूडेंट्स को खाने के लिए देता है पर कोई भी उसे टेस्ट करने को तैयार नहीं था। सभी को मानो जैसे पेड़ों से घिन आती थी। एल्वी इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि कैसे इंसानों ने नेचर को दरकिनार कर दिया और लोग अब पेड़ पौधों को खुद का हिस्सा नहीं मानते। रेचल उसे उस बच्चे वाले ऑफर के बारे में बताना चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि एल्वी कभी इसके लिए हाँ नहीं करेगा क्योंकि उसे एक नेचुरल बेबी चाहिए था, एक ऐसा बच्चा जो इंसान के शरीर से निकले, ना कि किसी प्लास्टिक के अंडे में से। रेचल बहुत परेशान रहती थी और अक्सर इसके बारे में अपने थेरेपिस्ट से बात किया करती थी। उसकी थेरेपिस्ट भी इंसान नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल रोबोट थी जिसके पास इंसानों की सारी प्रॉब्लम्स का हल था। एक दिन रेचल एल्वी को बिना बताए उस कंपनी में कंसल्टेशन के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम वर्म सेंटर की डायरेक्टर को देखते हैं जो अपने कस्टमर्स को उनके नए प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी। उनका मानना था कि यही एवोल्यूशन है क्योंकि अब एक औरत को बच्चे पैदा करने के लिए अपनी बायोलॉजी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों को एक प्लास्टिक के केस में रखा गया था जिसमें बच्चे अपने बाहर होने वाली छोटी से छोटी चीजों को महसूस कर सकते थे, जैसे कि एक आम बच्चा असली गर्भाशय में करता है। डायरेक्टर रेचल को एक प्राइस लिस्ट दिखाती है जिसमें बच्चों की 4 कैटेगरीज थी, जैसे कि बॉय, गर्ल, जेंडर न्यूट्रल और कस्टम। कस्टम वाला उनका सबसे महंगा प्लान था और ये बाकियों से पूरे $1000 ज्यादा महंगा था। रेचल जब घर आती है तो एल्वी उसे बताता है कि उसके अकाउंट से $8400 डिडक्ट होने का मैसेज आया है। उसे लगा कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है पर रेचल उसे बताती है कि वो पैसे उसने खर्च किए हैं। दरअसल रेचल ने उस पॉड के लिए डाउन पेमेंट कर दी थी और वो भी बिना एल्वी से पूछे।
एल्वी को जब पता चलता है कि वो एक बच्चा चाहती है, वो भी एक आर्टिफिशियल गर्भाशय में, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो रेचल से कहता है कि उसे कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर नहीं पैदा करना चाहता। रेचल उसे कहती है कि अब कोई भी नेचुरल बच्चे पैदा नहीं करता, उसके दोस्तों ने भी इसी तरह अपने बच्चों को जन्म दिया है। रेचल उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है और उसकी दोस्त एल्वी को एक पॉड में बच्चा पैदा करने के बेनिफिट्स बताती है। एल्वी देखता है कि उनका परिवार काफी खुश नजर आ रहा था, पर उसे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। रेचल चाहती थी कि एल्वी किसी भी तरह इस प्रोसीजर के लिए हाँ कर दे। वो एल्वी को अपनी आर्टिफिशियल थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, जो शायद उसे कन्विंस करने में उसकी मदद करे। एल्वी जब उस थेरेपिस्ट के पास बैठता है तो वो उससे ढेर सारे सवाल पूछती है, जैसे कि उसे क्यों लगता है कि नेचर वाले बच्चे और पॉड वाले बच्चे दोनों अलग होते हैं। वो क्यों इतना नेचर से प्यार करता है, जबकि इसी नेचर ने न जाने कितने मासूम बच्चों की अलग अलग वायरसेस और बीमारियों से जान ली है। एल्वी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि एक एआई के अंदर आत्मा नहीं होती। वो हमारे सवालों के जवाब तो दे सकती है, पर वो कभी इंसानों की तकलीफ नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि उस एआई से आधे घंटे तक लड़ाई करने के बाद एल्वी बाहर आता है और कहीं ना कहीं उस एआई ने एल्वी को कन्विंस कर दिया था। रेचल उसे कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, अब वो और इस बात को लेकर उससे बहस नहीं करेगी। आखिर में उन दोनों की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। काफी सोचने के बाद एल्वी भी रेचल की फीलिंग्स को समझने लगा था और वो उसे उस बच्चे के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो दोनों पेगासस के डायरेक्टर के पास जाते हैं। डायरेक्टर उससे पूछती है कि उन्हें लड़का चाहिए या फिर लड़की, और इस सवाल पर एल्वी थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की ये तो नेचर को डिसाइड करना चाहिए, और यहाँ पर इसका फैसला भी इंसान करने लगे थे। डायरेक्टर उन्हें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने को कहती है, जिसे वो बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। वो दोनों इस पूरे प्रोसीजर को लाइव देख रहे थे और ये सब उनके लिए काफी एक्साइटिंग था। उनके एम्ब्रियो को बाकी की तरह ही एक प्लास्टिक के एग में स्टोर करके उन्हें दे दिया जाता है, और अब उन्हें ही उसका ध्यान रखना था। उसे मॉनिटर करने के लिए उन्हें एक ऐप दिया गया था, जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता था, जैसे कि उसे कब भूख लगेगी, वो कब बोर होगा और वो कब सो रहा होगा। वो सारी एक्टिविटीज जो इंसान करते हैं। रेचल के पेरेंट्स भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका पोता एक पॉड में पैदा हो रहा है, ना कि किसी असली गर्भ में। वो एल्वी से कहते हैं कि क्यों ना वो अपने पुराने वाले घर को बेच दे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में उसे फ्री में बेचने की नौबत आ जाएगी। एल्वी का ये दूसरा घर एक सुंदर बीच के किनारे था, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आज के समय में घर लेना लोगों का सपना होता है, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे घरों की कीमत किसी बंजर जमीन के जैसी थी। रेचल पूरे दिन अपने